Hello everybody, I'm Sudhir Agarmure, Assistant Professor working at Prerna College of Commerce, Nagpur, and today I'm going to teach you VB.NET. Actually VB.NET it is a part or it is a syllabus of BCA final semester 5th and it is a part of paper 3rd. So we are going to start unit first, and in that unit first we have to discuss all these objectives. First of all हमको देखना है व्हाट इज Microsoft.NET फ्रेमवर्क. ये Microsoft.NET फ्रेमवर्क क्या होता है. देन इंट्रोडक्शन टू दी .NET फ्रेमवर्क. इंट्रोडक्शन मीन्स वही आ जाएगा कि आपको ये .NEट फ्रेमवर्क क्या है, ये किसने बनाया है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. ओके, ये सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे. देन नेट फ्रेमवर्क के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं हम हिस्ट्री देखने वाले हैं, एंड डिफरेंट जो वर्जन्स अभी तक आए हैं लेटेस्ट फ्रॉम ओल्ड टू लेटेस्ट, कौन कौन से वर्जन .NEट फ्रेमवर्क के हैं उसकी ब्रीफ हिस्ट्री हम देखने वाले हैं. देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट टू दी .NEट फ्रेमवर्क. कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम है, बट ये भी हम कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट टू दी .NEट फ्रेमवर्क. देन मेन कंपोनेंट ऑफ .NEट फ्रेमवर्क, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं. देन कंपोनेंट के अंदर आता है .NEट फ्रेम, जो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है उसका हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट BCL दैट इज़ बेस क्लास लाइब्रेरी होता है, और क्लास .NEट लाइब्रेरी का क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है, ये कैसी वर्क करती है अंडर द .NEट फ्रेमवर्क, वो भी हम डिटेल में देखेंगे. देन CTS दैट इज़ कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं. एंड देन कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दैट इज CLS हम वन बाय वन देखने वाले. सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल VB.NET पढ़ने के पहले आपको ये समझ के लेना जरूरी है कि व्हाट इज मीन बाय .NEट फ्रेमवर्क, क्योंकि .NEट फ्रेमवर्क के अंडर ASP.NET भी है, VB.NET भी है, तो वो आपको जो कंसेप्ट है इट मस्ट बी क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये .NEट फ्रेमवर्क क्या है. द .NEट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म and developed by Microsoft. You know very well about the Microsoft. Microsoft is a giant company in the field of software. Very giant. I think more than 70% people use the Microsoft products. So Microsoft developed this .NET framework, and it is a software development platform. It is a platform, not a language. Okay, it is a platform. .NET फ्रेमवर्क ये एक प्लेटफॉर्म है. अब इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दी प्लेटफॉर्म. ओके, सो फ्रेमवर्क क्या होता है हम वो भी देखेंगे. एंड द फ्रेमवर्क वाज मेन टू क्रिएट एप्लीकेशन. इसका जो बेसिक जो पर्पस है माइक्रोसॉफ्ट का, टू क्रिएट एप्लीकेशन. इसके पहले जो हम एप्लीकेशन बनाते थे, और आपको मालूम होगा हाउ वी विल क्रिएट एप्लीकेशन दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाएंगे अंडर द फ्रेमवर्क. तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं जो भी हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, बट फ्रेमवर्क कैसा काम करता है वो भी दिखेंगे. इसमें हम अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड विच वुड बी रन ऑन विंडो प्लेटफॉर्म, बिकॉज विंडो इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडो इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. Window is a platform, any operating system. What is mean by platform? प्लेटफॉर्म जो होता है जैसे कि विंडो प्लेटफॉर्म है, लिनक्स प्लेटफॉर्म है, देन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म. आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, आप मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, या विंडो बेस्ड PC के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, लिनक्स या अन्य आदि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म. सो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है विंडो, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 70% से ज़्यादा लोग विंडो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं. सो ये फ्रेमवर्क भी जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो विंडो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है.
Okay, the first version of the .NET framework was released in 2002. 2002 में इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ. So you must know the condition was at that is 2002. 2002 में क्या कंडीशन थी? विंडोज़ के पूरे वर्जन भी अवेलेबल नहीं थे. आज के डेट में हम विंडो का लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 यूज करते हैं, बट एट दैट टाइम विंडो 95 से शुरू हुआ था, देन विंडो 98 आया, देन एक्सपी, देन विंडोज़ मिलीनियम एमई आया था, देन उसके बाद ये 2007 में 7 आया. तो जब ये वर्जन .NET फ्रेमवर्क आया, रिलीज़ हुआ 2002 में, तब ये विंडोज 7 भी नहीं था. सो डिफ़ॉल्ट XP वॉज देयर, सो द वर्जन वॉज कॉल्ड .NET फ्रेमवर्क 1.0. तो उसको इसकी शुरुआत जो थी 1.0 वर्जन से शुरू हुई. एंड नाउअडेज द करंट वर्जन इज 4.7.1. अभी आज के डेट में हम जो यूज़ कर रहे हैं .NET का, तो 1 से लेके 1.0 से लेके 4.7.1 तक .NET फ्रेमवर्क के वर्जन्स अलग अलग डेवलप हुए, उसकी हिस्ट्री हम देखने वाले हैं. एंड इट हैज़ कम लॉन्ग वे सिंस देन. मतलब 18 साल में 1 से 2002 से 2020 तक अगर हम बात करते हैं, तो डिफरेंट वर्जन्स आर डेवलप्ड. ओके, from 1.0 to 4.7.1. So the .NET framework can be used to create both form-based and web-based application. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है और ये अपना बेनिफिट है कि .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम एप्लीकेशन तो क्रिएट कर सकते थे. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. ओके, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट एप्लीकेशन अभी जब शुरुआत में जब इंटरनेट का इतना क्रेज़ नहीं था, तो हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे, जैसे कि VB में बनाते हैं. इफ़ यू नो द VB, दैट इज़ विजुअल बेसिक 6.0 जो स्टूडियो है वो बहुत फेमस हुआ है. उसमें हम VB के एप्लीकेशन बनाते हैं. VB में टोटल जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर्म बेस्ड होते हैं. उसमें कुछ फैसिलिटी है वेब बेस्ड की शुरुआत हुई थी, बट यहाँ पे हमने टोटल डिफ्रेंशिएट किया है. सो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं, और इसको इट डज नॉट रिक्वायर्ड इंटरनेट. ये सब ऑफलाइन होते हैं फॉर्म बेस्ड मतलब. ओके, एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इनको इंटरनेट की ज़रूरत होती है. वेब एप्लीकेशन आप समझते हैं, दैट इज़ वेबसाइट हम बनाते हैं. वेब सर्विसेज भी अभी .NET फ्रेम सेट के अंदर हम फ्रेमवर्क के अंदर हम बनाते हैं. सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज डिफरेंट थिंग एंड वेब सर्वर इज डिफरेंट थिंग. वेब सर्विसेज इज डिफरेंट थिंग. जो सर्वर साइड पे बनते हैं उसको हम सर्वर बेस्ड या हम वेब सर्वर्स एप्लीकेशन बोलते हैं. ओके, सो .NET से हम दो टाइप के एप्लीकेशन बनाते हैं. नाउअडेज एक्चुअली वेराइटीज इंक्रीज, हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आती है, इसमें हम वेब सर्वर्स के भी एप्लीकेशन बनाते हैं. देन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी पॉसिबल है, थ्रू .NET फ्रेमवर्क के जरिए हम क्रिएट कर सकते हैं. सो वेब सर्विसेज आल्सो, एक्चुअली आई ऑलरेडी टोल्ड, वेब सर्विसेज कैन आल्सो बी डेवलप यूजिंग .NET फ्रेमवर्क. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन web based application and web services. Okay, so web services is provided by server, and web based application, it is a part of client side application. Okay, so the framework can also support various programming languages such as Visual Basic and C#. ये Visual Basic and C#, these are the more popular languages. Visual Basic VB and C#. एक्चुअली इसी से ही दो कैटेगरी बनती है, दैट इज़ VB.NET एंड ASP.NET. जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड बनाते हैं, फॉर्म बेस्ड मतलब ऑफलाइन के लिए, तो हमको VB.NET यूज़ करना पड़ता है, और वेब बेस्ड अगर हमको एप्लीकेशन बनाना है तो C# का यूज़ करना पड़ता है. इसलिए हमको जब हम स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, मैं अगले लेक्चर्स में अगले वीडियो में, मैं लेक्चर्स में भी बोल सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल that .NET framework and how to work with VB.NET and what is the difference between VB.NET and ASP.NET. आज मैं इतने ही बताने वाला हूँ. VB.NET में विजुअल बेसिक के सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं,
थोड़े बहुत, इट इज लाइक अ विजुअल बेसिक। एंड ASP.NET जो होता है तो वेब बेस्ड हम बनाते हैं एप्लीकेशन, उसमें C# का यूज होता है। सो द डेवलपर्स कैन चूज एंड सिलेक्ट द लैंग्वेज टू डेवलप अ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। सो डेवलपर के पास अभी चांस है कि आप ऑफलाइन या डेस्कटॉप बेस्ड या फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। सो इट इज़ अप टू द डेवलपर चॉइस। दोनों भी एप्लीकेशन, 2 टाइप्स के एप्लीकेशन आप अंडर .NET फ्रेमवर्क के साथ बना सकते हैं। देन .NET is a software framework. It is a software framework and which is designed and developed by Microsoft, which is already told by me. Okay, and it is a virtual machine. Main बात क्या है, it is a virtual machine. What is mean by virtual machine? जैसे कि जावा भी वर्चुअल मशीन यूज करता है। सो ये एक वर्चुअल मशीन काम करती है, मतलब लाइक मिरर इमेज हम जिसको बोलेंगे, इट्स अ वर्चुअल एंड फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम रिटर्न इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक C#, VB.NET। देखो C# एंड VB.NET ये मोर पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें मैक्सिमम डेवलपिंग किया जाता है। तो VB.NEट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस का कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। सो यू कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस अंडर द .NET फ्रेमवर्क। मैं आपको इसके आगे के स्लाइड्स में डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर सकते हैं और हाउ इट वर्क्स, हाउ इट कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। सो इट इज यूज्ड टू डेवलप फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर्स। ओके, I already explained what is meant by form based application, that is desktop application, offline web based, that is you can develop a website. Okay, you can design and develop a website, and web servers also, it is related to the server, web services related to the web servers. So there is a variety of programming language available on .NET framework platform. VB.NET एंड C# इज़ बीइंग कॉमन वन, ये बहुत ही कॉमन होती है, इसलिए हम जनरली 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं कि VB.NET, ASP.NET। ASP.NET में C# का यूज़ होता है, जबकि VB.NET हम काम करते तो VB का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज टू बिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम विंडो, फोन, वेब। जस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड, वेब फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन मीन्स विंडो एप्लीकेशन, देन फ़ोन जो एंड्रॉयड होता है उसके भी हम एंड्रॉयड बेस्ड भी कुछ, यानी क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज या वेब एप्लीकेशन हम फ़ोन के लिए भी बना सकते हैं, दैट इज़ स्मार्टफोन्स एंड वेब एप्लीकेशंस भी हम बना सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी एंड आल्सो सपोर्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है। देन हमको इसके डिफरेंट वर्जन हिस्ट्री देखनी है .NET फ्रेमवर्क की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2002 में इट वाज फर्स्ट वर्जन ऑफ द .NET फ्रेमवर्क वाज रिलीज इन 2002 एंड दैट वर्जन इज कॉल्ड 1.0 एंड लेटेस्ट वर्जन इज 4.7.1। बट ये जो जर्नी हुई ये कैसी हुई हमको देखना है डिटेल्स में। देन यहाँ पे हमने एक टेबल प्रोवाइड किया है एंड दैट टेबल विल गिव द .NET फ्रेमवर्क वर्जन्स एंड ये कब रिलीज़ हुए, कौन से डेट पे रिलीज़ हुए और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी उस टाइम पे थी, मतलब 2002 से लेके 2020 तक। सो एवरी वर्जन हैज़ अ रिलेवेंट चेंजेस टू द फ्रेमवर्क एंड फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क 3.5 1.0 से हमने स्टार्ट किया था एंड ऑनवर्ड की फ्रेमवर्क 3.5 के आगे के जितने भी वर्जन है उसको हम की फ्रेमवर्क कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड that is entity framework, and this framework is used to change the approach in which the applications are developed while working the databases. So ये आपके सामने एक हिस्ट्री है, इट्स अ ब्रीफ हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि 4.7.1 बट अभी 4.7.2 एक लेटेस्ट वर्जन हमारे इसमें ऐड हुआ है। ओके, तो ये वर्जन्स 1.0 वर्जन रिलीज़ हुआ तब XP सर्विस पैक 1 पे चलता था, 1.1 सर्विस पैक 2 और 3 के लिए बनाया गया। ओके, ये .NET 2003 आया। देन 2.0 रिलीज़ हुआ 2005 में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले थी वही प्रीवियस है
एंड देन 3.0 जो न्यू वर्जन है वो रिलीज़ हुआ एक्सप्रेस, ब्लेंड एंड विस्टा पे चलता था। विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में चली थी। देन 3.5 आया और ये विजुअल स्टूडियो 8 अभी आज के डेट में हम जो पूरे एग्जांपल या हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल के लिए, ओके, तो वो है 2008 स्टूडियो। बट लेटेस्ट वर्जन और डेवलपमेंट टूल इज विजुअल स्टूडियो 2017 अगर आप देख रहे होंगे। बट नंबर ऑफ पीपल और डेवलपर्स जनरली यूज 2008 अप टू दी एजुकेशनल लेवल। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 2008 ही पॉपुलर है, जबकि अलग अलग वर्जन डेवलप हुए बट हम 2008 यूज़ करते हैं। तो ये विंडोज 7, 8, 8.1 और 10 पे चलता है, ये सपोर्ट करता है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप 2008 अगर लेंगे तो ये पूरे वर्जन के साथ आप कंफर्टेबल है। मतलब विंडोज 7 हो या विंडो 8 हो, विंडो 8.1 या विंडो 10 आपको ये सपोर्ट करेगा। देन 4.0 वर्जन रिलीज़ हुआ एंड इसका नाम था विजुअल स्टूडियो 2010। देन 4.5 आया और उसके लिए जो स्टूडियो था वो था स्टूडियो 2012। ये विंडो 8 को सपोर्ट करता है। देन 4.5.1 जो वर्जन आया इसका नाम था डेवलपिंग टूल, जो था वो 2013 था और ये सपोर्ट करता था 8.1। देन .NET फ्रेमवर्क रिलीज़ हुआ जो कि जिसको हमने वर्जन बताया है 4.5.2। इसका डेवलपिंग टूल अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। एंड 4.6 वर्जन आया जो कि विजुअल स्टूडियो 2015 के साथ रिलीज़ हुआ। डेवलपिंग टूल जो था 2015 था। उसके बाद 4.6.1 विजुअल स्टूडियो 2015 अपडेट 1 था। देन 4.6.2 भी आया, ये आप ब्रीफ देख सकते हैं। 4.7, देन 4.71 एंड 4.72। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2017 एंड विंडोज सपोर्ट ये विंडोज 10 वर्जन को ये सपोर्ट करता है, ओके। अब इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हम आज के डेट में 3.5 वर्जन क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट 7, 8, 8.1 एंड 10। और ये जो वर्जन्स है 15 से लेके आगे या ये 12 ये विंडोज 8 होना जरूरी है। बट मैक्सिमम पीपल नाउ डेज यूज विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सम पीपल आर गोइंग टू अपग्रेड टू यूज़, यानी ये यूज़ कर रहे हैं 8 या 8.1 या विंडोज 10, तो उनके लिए ये अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं। बट हमारे पास मोस्टली हम 7 यूज़ करते हैं, विंडोज 7, तो हम 2008 यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ा है उसके थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, विजुअल स्टूडियो इज़ डेवलपमेंट टूल। ये जो विजुअल स्टूडियो है ये एक डेवलपमेंट टूल है एंड दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड डेवलप द .NET एप्लीकेशन। .NET एप्लीकेशन बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए ये टूल बनाया गया है विजुअल स्टूडियो, ओके। अगर आपको VB.NET में काम करना है या ASP.NET में काम करना है तो आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2008, 10, 12, 13 जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट तो उसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो। और ये जो मैंने आपको बताया वो सब वर्जन्स है विजुअल स्टूडियो के, ये वर्जन्स है। देखो ये विजुअल स्टूडियो आप देख रहे हैं, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, और ये डिफरेंट वर्जन्स है, ओके। तो आपको ये विजुअल स्टूडियो क्या है, इट इज़ अ डेवलपमेंट टूल है। इसके लिए डेवलपमेंट टूल है टू डिज़ाइन एंड डेवलप .NET एप्लीकेशन। फॉर यूजिंग विजुअल स्टूडियो द यूजर हैज़ टू फर्स्ट इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क ऑन द सिस्टम। The older version of the operating system like XP, Special Pack 1, Special Pack 2, SP2 or SP3 .NET version was integrated with installation media। इसकी जो CDs आती थी XP, सर्विस पैक 1, SP2, SP3 जो भी विंडोज़ की वर्जन आती थी XP के साथ, तो उसके साथ एक इंस्टॉलेशन CD भी आती थी, मीडिया CD बोलते हैं उसको। तो ये .NET फ्रेमवर्क उस पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता था। बट आफ्टर दैट विंडोज़, जब से विंडो 8, 8.1 एंड 10 जो आ रहा है अभी लेटेस्ट में 7 के बाद,
it do not provide a pre-installation version 3.5 or later on .NET framework. So therefore a version higher than 3.5 must be installed either from Windows installation media और फ्रॉम द इंटरनेट ऑन डिमांड. इंटरनेट पे भी ये अपग्रेडेशन आपको मिलता है, इंस्टॉलेशन मिलता है. आपको इंटरनेट से ये डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके 3.5 के जो वर्जन है उसके आगे सिंपली विंडोज़ 8 के आगे जितने भी वर्जन है उसके साथ ऐसा कोई .NET फ्रेमवर्क प्री इंस्टॉल नहीं आता है. आपको वो इंस्टॉल करके लेना पड़ता है या आपको अपडेट करना पड़ेगा. सो विंडोज़ अपडेट विल गिव्स रिकमेंडेशन टू इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क. जब भी आप विंडोज़ अपग्रेड करते हो, अगर आपके पास लाइसेंस कॉपी है तो विंडोज़ अपडेट होता है एंड विंडोज़ अपडेट के लिए ये रिकमेंड करता है कि आप .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लो. सो आपको पहले ये अलग से इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा. एंड द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द .NET फ्रेमवर्क इज दैट इट सपोर्ट्स विंडो प्लेटफॉर्म. ये तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिगेस्ट एडवांटेजेस है क्योंकि .NET फ्रेमवर्क बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने. और माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ प्रोडक्ट है जो कि मोर पॉपुलर है एंड विंडोज़ को मोर देन 70% पीपल वर्ल्ड में यूज करते हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेजेस. सो ऑलमोस्ट एवरीवन वर्क विथ विंडोज़ मशीन. मैक्सिमम लोग विंडो पे काम करते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज इंश्योर that .NET frameworks are in compliance with all the supported Windows operating system. ये कुछ importance point थे. Now हमको .NET framework के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है. So .NET framework supports more than 70 plus प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसका मतलब हो गया 70 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को माइक्रोसॉफ्ट .NET framework सपोर्ट करता है. And in which 11 programming languages are designed to develop by Microsoft. Microsoft ने ऐसी 11 लैंग्वेजेस चूज़ की है जिसमें हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली इट सपोर्ट्स मोर दैन 70 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है. बट माइक्रोसॉफ्ट की खुद की 11 लैंग्वेजेस है जिसका हम यूज़ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए करता है. Then remaining are non-Microsoft languages. non-Microsoft languages मतलब जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी में नहीं आती. माइक्रोसॉफ्ट ने ये लैंग्वेजेस नहीं बनाया है. अदर दैन माइक्रोसॉफ्ट जो भी है उसको हम बोलते हैं नॉन माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेजेस विच आर सपोर्टेड बाय .NET. फिर भी .NET उसको सपोर्ट करता है बट नॉट डिजाइंड एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये माइक्रोसॉफ्ट उसमें डिज़ाइन एंड डेवलप नहीं करता है. माइक्रोसॉफ्ट अपनी खुद की लैंग्वेजेस ही यूज़ करता है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आर C#.NET, VB.NET, C++.NET. अभी आपको इतना डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि C# जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है. C++ एक्चुअली विजुअल C++ ये माइक्रोसॉफ्ट की डिज़ाइन की वही लैंग्वेज है. जबकि इसमें हमने C आपको नहीं दिखेगा बिकॉज C इज डेवलप्ड बाय व्हाट? डेनिस रेचे. सो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी लैंग्वेज नहीं है C. सो इट सपोर्ट C#, VB.NET, C++, J#, F#, JScript. There is a difference between JavaScript and JScript. JScript is a proprietary, that is Microsoft ने ये बनाई वाली JScript है. It is like a JavaScript .NET. Then Windows PowerShell, then Iron Ruby, Iron Python, then C Omega and ASML, that is Abstract State Machine Language. ये 11 लैंग्वेजेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है यानी .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है और ये 11 की 11 माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस है. अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क. सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन मैनी थिंग. अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आऊँगा कि यहाँ पे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे जैसे कि हमने ये यहाँ पे .NET सपोर्ट्स अबाउट 70 प्लस लैंग्वेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया है. उसमें से 11 लैंग्वेजेस जो है माइक्रोसॉफ्ट के. तो यहाँ पे जो है को एग्जांपल दिखाया जा रहा है ये सब माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया. 11 लैंग्वेज दैट इज़ VB.NET, C++, C#, JScript, J#, F# जो भी है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस अपर लेवल पे काम करती हैं.
देन उनको हम कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में लाते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए, आपको कौन सा एप्लीकेशन बनाना है। सपोज आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आपको VB.NET का यूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो C# का बनाना पड़ेगा। देन JScript वगैरह, ये वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर के लिए हम JH वगैरह बनाते हैं। सो आपको कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। देन इट सप्लाई टू और इट कनेक्ट टू द कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, CLS बोलते हैं इसको। देन ASP.NEट वेब सर्वर्स और वेब फॉर्म्स यहाँ पे होते हैं, यानी विंडो फॉर्म में बेसिकली 2 कैटेगरी में हम वर्क करते हैं। एक होते हैं विंडोज़ फॉर्म जो कि ऑफलाइन डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं, एंड ASP.NEट में हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो वेब एप्लीकेशन होते हैं या वेब फॉर्म होते हैं या वेब सर्विसेज होती है। देन उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है ADO.NET, दैट इज़ डेटा एंड XML। डेटा एंड XML का रोल ये इस लेयर पे होता है। एंड इसके बाद हम बेस क्लास लाइब्रेरी डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन होता है। ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है शैडो में, यहाँ पे सब कंपाइलेशन होता है, ओके, एंड कन्वर्शन होता है। एंड जो हमको नेटिव कोड मिलता है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में होता है, ओके। तो हम अभी 1 by 1 देखेंगे और हम डायग्राम भी बीच बीच में देखते रहेंगे। नाउ द .NET फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म that provides tools and technologies to develop Windows, then web and enterprise application. So it mainly contains 2 components. First one is the common language runtime, that is CLR, जो कि हम देखेंगे ये CLR। CLR क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एंड जो दूसरा है .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ये आपको दिखने पड़ेगी बेस क्लास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ये जो मेन कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दैट इज CLR क्या होता है। CLR पहले देखो कौन से पोजीशन पे है। CLR है एट द बॉटम, जो हमको ब्लू कलर में दिख रहा है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ CLR? .NET frameworks provide runtime environment called common language runtime, that is CLR, and CLR is a basic and virtual machine component. ये एक virtual machine component है of the .NET framework, and it is the runtime environment in the .NET framework that runs the code and helps in making the development process easier by providing the various services such as remoting, threads management, then type safety, memory management and robustness. The code which run under the CLR, that is common language runtime, is called managed code. जो कोड रन हो रहा है यहाँ पे जो कोड रन हो रहा है इसको हम बोलते हैं मैनेज कोड। इसको क्या बोलते हैं? मैनेज कोड। एंड बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ .NET प्रोग्राम्स रिगार्डलेस ऑफ एनी .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसको ये नहीं देखने की ज़रूरत कि ये मैनेज कोड होता है कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखे वाला है, ओके। सो इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ द कोड। सो ये CLR का सबसे बड़ा एक अपने को एडवांटेजेस है या रोल है कि इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ कोड, एज अ कोड दैट टारगेट द रन टाइम इज नोन एज मैनेज कोड एंड द कोड डजंट टारगेट टू रन टाइम नोन एज अनमैनेज कोड। जब हम उसको रन करते हैं तो रन करने के पहले हमको उसको मैनेज कोड में कन्वर्ट करके लेना जरूरी है। और जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वो अनमैनेज कोड है, उसको मैनेज करके पूरी प्रोसीजर में ट्रांसलेट होके ये CLR के तरफ आता है। सो प्रोग्रामर्स नीड नॉट टू वरी ऑन मैनेजिंग द मेमोरी। अभी प्रोग्रामर्स को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हाउ टू मैनेज मेमोरी इफ द प्रोग्राम्स आर रनिंग अंडर द CLR, एज इट प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड थ्रेड मैनेजमेंट। जैसे कि हमने ये फंक्शन देखे थे कि ये सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है CLR, रिमोटिंग, थ्रेड मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट का काम ये CLR कर रही है। प्रोग्रामर्स को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोग्रामेटिकली व्हेन आवर प्रोग्राम नीड्स मेमोरी, जब भी हमको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, CLR allocates द मेमोरी फॉर स्पेस फॉर स्कोप्स
एंड डी अलोकेट द मेमोरी इफ द स्कोप इज कंप्लीटेड। जब तक उसका काम है उसको मेमोरी अलोकेट भी होता है और काम होने के बाद उसका डी अलोकेशन भी होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट होती है CLR की। एंड द लैंग्वेज कंपाइलर्स इनबिल्ड है इसके अंदर। जैसे कि आपको मालूम है हर एक लैंग्वेज को डिफरेंट कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगता है। जैसे कि हमको मालूम है C के लिए कंपाइलर है डिफरेंट, देन VB के लिए VB मतलब विजुअल बेसिक के लिए अलग है, कोबोल के लिए अलग है। तो यहाँ पे सभी कंपाइलर्स इनबिल्ड है। C#, VB.NET, J#, इट विल बी कन्वर्ट, लैंग्वेज कंपाइलर विल बी कन्वर्ट कोड प्रोग्राम, दैट इज सोर्स प्रोग्राम होता है, उसको हम कन्वर्ट करके लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, दैट इज MSIL में उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड इन टर्म्स दिस विल बी कन्वर्टेड टू द नेटिव कोड। ये नेटिव कोड में कन्वर्ट होके CLR को प्रोवाइड किया जाता है। सो एक डायग्राम में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका वर्किंग कैसे होता है। सपोज आप VB.NET में एप्लीकेशन बना रहे हैं या ASP.NET में। सपोज आप VB.NET में यूज कर रहे हैं तो VB.NET के कोड आपको यूज करना पड़ेगा, ASP.NET के लिए C# का करना पड़ेगा। सो कोई भी आप लैंग्वेज ले लो, सपोज आप VB.NET ले रहे तो VB.NET का कंपाइलर यहाँ पे लगेगा, अगर आप C# में कर रहे हो तो C# का कंपाइलर लगेगा। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे होंगे। यहाँ मैंने 2 ही लैंग्वेज दी है, VB.NET एंड C#। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऐसे आप दे सकते हो। ओके, सो आप कोई भी लैंग्वेज लो तो यहाँ का VB.NET कंपाइलर इसको कंपाइल्ड करके इसका MSIL में कन्वर्शन करता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट कोड, उसको हम नेटिव कोड बोलते हैं। और नेटिव कोड जो हमको कोई भी लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर के थ्रू उसका नेटिव कोड बनता है, MSIL दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्शन होता है। एंड आफ्टर दैट इट प्रोवाइडेड टू कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, और CLR के अंदर होते हैं JIT दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स। सो जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स उसको MSIL कोड को कंपाइल करके उसका नेटिव कोड बनाते हैं। ओके, सो दिस डायग्राम विल बी क्लेरिफाई how it works. Okay, so there are currently over 11 plus, actually 11 plus जो है ये है 11 languages Microsoft की, plus compilers are being built by Microsoft and other companies also producing the code that will be executed under CLR. Then second part जो है वो है .NET Framework Class Library, उसको हम FCL बोलते हैं, दैट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। एक्चुअली आपको मालूम है कि व्हाट इज माय मीन बाय लाइब्रेरी, जैसे कि C और C++ के अंदर हम कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते थे। लाइब्रेरी फंक्शन का हम क्या यूज था, हमको लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि printf, scanf जो हम यूज करते थे वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम होते थे और हमको हेडर फाइल में उसका इंक्लूड करना पड़ता था। आप अगर याद करो C और C++ में हम क्या करते थे, #include stdio.h और #include conio.h, #include conio जो भी है, या iostream.h एंड graphics.h, string.h। तो ये हम लाइब्रेरी फंक्शन डायरेक्टली यूज़ करते थे। math.h मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करना है तो सो लाइक दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी। ये एक रियूजेबल है, हम इसका यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी एंड मेथड्स भी है इसके साथ। देखो C या C++ हम जो करते थे डॉस बेस थी और उसमें बहुत कम लाइब्रेरी अवेलेबल थी एज कम्पेयर टू .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क रियूजेबल कोड आपको देता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी भी देता है और मेथड्स भी देता है, एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर ये सब इंटीग्रेटेड होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असेंबलीज ऑल्सो, इसको हम असेंबलीज भी बोलते हैं। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ हेडर फाइल इन C एंड C++ एंड पैकेजेस इन जावा के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके जैसा काम करती है ये लाइब्रेरीज। एंड इंस्टॉलिंग .NET फ्रेमवर्क बेसिकली द इंस्टॉलेशन ऑफ CLR एंड CFL इनटू द सिस्टम। जैसे भी हम .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम पे तो उसके साथ उसकी जो भी है CLR भी होता है एंड उसका जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली होती है, आपको इसे अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास लाइब्रेरी, BCL दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी उसको बोलते हैं।
and it is common for all types of application. That is a way you access the library class and methods in VB.NET and will be same in C#, and it is a common for all other languages in .NET. ये सबके लिए common होती है. So इसका आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा. जैसे कि C एंड C++ के अंदर हमको एक लाइब्रेरी मिलती थी, मतलब फंक्शंस मिलते थे और वो फंक्शन का हम डायरेक्टली यूज़ करते थे. जैसे कि इफ़ आपको अगर यूज़ करना है कुछ मैथमेटिकल फंक्शन तो math.h हैश इंक्लूड math.h आपको लिखना पड़ता था, और मैथमेटिकल की टोटल जो फंक्शन थे दैट इज़ आपको स्क्वायर रूट निकालना है या पावर निकालना है, वो सब आपको कॉस्ट एंड जो भी उसकी वैल्यूज़ निकालना है तो वो आपको अवेलेबल हो जाते थे. ऐसे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है .NET फ्रेमवर्क के अंदर. ओके, देन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेक यूज .NET लाइब्रेरी, .NET क्लास लाइब्रेरी. तो विंडोज़ एप्लीकेशन हम जब बनाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन मतलब ये ऑफलाइन होते हैं, फॉर्म बेस्ड होते हैं, कंसोल एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं, XML सर्विसेज होती है एंड विंडोज सर्विसेज भी होती हैं. ये 5 टाइप जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके अंदर ये .NET लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी आपको एक्सेसिबल है और आप उसका यूज़ ले सकते हैं. इन शॉर्ट, डेवलपर जस्ट नीड टू import BCL in their language code and use its predefined methods and properties to implement common and complex functions like reading and writing to file, then graphics rendering, then database interaction and XML document manipulation. मतलब इसका हम शॉर्ट में बता सकते हैं, जैसे कि सी के अंदर हम जैसे जैसे काम करते थे वैसे हैश इंक्लूड करते थे. जैसे कि मैथ का अगर काम हो तो हम math.h, ग्राफिक्स का रहा तो graphics.h, देन स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ ऑपरेशन रहा तो string.h. फाइल ऑपरेशन के लिए भी हमको कुछ फाइल्स वहाँ हैश इंक्लूड में डालनी पड़ती थी. लाइक दैट आपको जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसमें जिसका यूज़ आपको करना है आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, डेवलपर को इंपोर्ट करना पड़ेगा. यहाँ इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ इंपोर्ट होता है. जावा में भी इंपोर्ट करते हैं हम. सो आपको ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे और आपको ये डायरेक्टली उसकी फिर प्री डिफाइन जो भी मेथड्स है, प्रॉपर्टीज़ है एंड जो भी फंक्शंस है आप डायरेक्टली उसमें यूज कर सकते हो. देन थर्ड वन इज़ द कॉमन टाइप सिस्टम, दैट इज CTS. ये कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है? ये भी एक .NET का कंपोनेंट है एंड इट डिस्क्राइब द सेट ऑफ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, क्योंकि नाउ डेज डेटा टाइप्स आर चेंजेस, डेटा चेंजेस, सो डेटा टाइप्स ऑल्सो develop and changes, and that can be used in different .NET languages in common. So CTS ensure that objects written in different .NET languages can interact with each other. जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हम कोड लिखते हैं, हमको अलाउड करता है .NET फ्रेमवर्क, तो वो दोनों भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करने चाहिए. इसीलिए ये CTS होता है, दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम. मतलब सबको एक ही लेवल में उसको एक ही टाइप में कन्वर्ट करने का काम ये कॉमन टाइप सिस्टम करता है. फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोग्रामिंग रिटन इन एनी .NET कंप्लेंट लैंग्वेजेस द टाइप हैव बीन कॉम्प्लीटेबल ऑन द बेसिक लेवल. सो द कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सपोर्ट्स 2 जनरल कैटेगरीज ऑफ टाइप. ये 2 टाइप के कैटेगरीज को सपोर्ट करती है. सिंपली मैं आपको बताता हूँ, अगर हमको इंटरेक्शन करना है, कम्युनिकेशन करना है, सो लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इन महाराष्ट्र, बट देयर आर नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. सो इन इंडिया वेरियस लैंग्वेजेस आर टॉक बाय द वेरियस रीजन्स. लाइक दैट अगर हमको इंटरेक्ट करना है तो एक लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए. तो ये कॉमन टाइप सिस्टम जो होता है, जैसे कि हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, सो हिंदी सबको समझती है, इसीलिए उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो हिंदी में बात करते हैं. सो लाइक दैट कॉम्पिटेबल ऑन बेसिक लेवल. कॉम्पिटेबल ऑन बेसिक लेवल मतलब क्या, आप अलग अलग लैंग्वेजेस 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, बट सबका कोड एक कॉमन में आना चाहिए. तो ये कॉमन करने का काम CTS करता है. इसमें वैल्यू टाइप होता है कैटेगरी में. वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन्स देयर डेटा एंड इंस्टेंस ऑफ वैल्यू टाइप्स एंड आइदर अलोकेटेड ऑन स्टैक और अलोकेटेड इन लाइन इन स्ट्रक्चर. ये वैल्यू होती है डायरेक्ट, एंड वैल्यू टाइप कैन बी बिल्ट इन, ये बिल्ट इन होता है और इम्प्लीमेंटेड इन रन टाइम होता है, यूज़र डिफाइन होता है या इन्यूमरेशन होता है. जैसे कि हमने C में कुछ डेटा टाइप देखे थे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स,
उससे हमने फिर यूज़र डिफाइंड भी देखे थे और इन्यूमरेशन दैट इज डिराइव्ड भी देखे थे। तो ये सब वैल्यू टाइप्स में आते हैं। बट जो डिराइव्ड टाइप्स है जिसको हम पॉइंटर्स वगैरह बोलते हैं वो रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। तो ये जो कॉमन रो टाइप कैटेगरीज है, ये वैल्यू टाइप पहली वैल्यू वाली होती है और दूसरा जो है वो रेफरेंस टाइप होता है। रेफरेंस टाइप में क्या होता है कि रेफरेंस टाइप स्टोर द रेफरेंस टू द वैल्यूज मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस में लाइक अ पॉइंटर एंड अलोकेटेड ऑन अ हिप, ये अलोकेटेड जो हिप पे होता है। एंड रेफरेंस टाइम कैन बी सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप, पॉइंटर टाइप और इंटरफेस टाइप। ये सेल्फ डिस्क्राइब टाइप हो सकता है, पॉइंटर टाइप हो सकता है, इंटरफेस टाइप हो सकता है। एंड द टाइप ऑफ द इंटरफेस टाइप कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वैल्यूज ऑफ सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स। सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स आर फर्दर स्प्लिट इनटू एरेज एंड क्लास टाइप। एंड द क्लास टाइप्स आर यूजर डिफाइंड क्लास, बॉक्सेस वैल्यू टाइप्स एंड डेलीगेट्स। और जो लास्ट में हम देखने वाले हैं, जो लास्ट कंपोनेंट है डॉटनेट का, डॉटनेट फ्रेमवर्क का होता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, उसको हम CLS बोलते हैं। एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सबसेट ऑफ CTS। ओके, ये CTS का ये सबसेट है एंड इट इज़ स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी अहेड और सेटिस्फाइड बाय ऑल लैंग्वेजेस कंपाइलर टारगेटिंग CLR। ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में को टारगेट करता है। सो इट हेल्प्स इन क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड क्रॉस लैंग्वेज डिबगिंग। अलग अलग लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं तो क्रॉस लैंग्वेज का इनहेरिटेंस जो है वो भी हम उसको कर सकते हैं एंड डिबगिंग भी होता है। सो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कुछ रूल्स है। इट डिस्क्राइब द मिनिमल एंड कंप्लीट सेट ऑफ फीचर्स टू प्रोड्यूस कोड दैट कैन बी होस्टेड बाय CLR एंड इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपाइलर्स विल वर्क प्रॉपरली। जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कंपाइलर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं इन डॉटनेट एनवायरनमेंट। सो देयर आर सम सिंपल रूल्स। सिंपल रूल्स बहुत सिंपल है, सैम्पल्स रूल बहुत सिंपल है। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग कैसा है, देन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्यूमरेशन, देन डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स एंड दिस इज द सबसेट ऑफ CTS and which all .NET languages are expected to support. Then Microsoft has defined CLS, which is nothing but the guidelines that language to follow so that it can communicate with other .NET languages and in a seamless manner. So thank you for watching my video and in next lecture we will see the next syllabus point. Okay, thank you.